हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पेपर हैकर पर। कल हमने देखा था अर्थशास्त्र, जो आपके बीए थर्ड सेमेस्टर है, उसका पहला क्वेश्चन कल हमने लॉन्ग आंसर देखा था। आज हम देखेंगे दूसरा लॉन्ग आंसर। दूसरा लॉन्ग आंसर है हमारा कौटिल्य द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा। तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कौटिल्य द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कौटिल्य के आर्थिक विचारों की विवेचना कीजिए। आर्थिक विचारों क्या करनी है, विवेचना कीजिए। कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य थे चाणक्य। चाणक्य कौन थे? चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। कौन? इनकी एक फेमस पुस्तक है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो उसी के अनुसार देखते हैं। कौटिल्य द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कौटिल्य के आर्थिक विचारों की विवेचना कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तर की हेडिंग डालेंगे। उत्तर हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले हमें क्या डालनी है, बड़ी सी यानी कलर हेडिंग, ब्लैक हेडिंग में डालेंगे कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा। यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे और उसके पीछे नीचे हम लिखेंगे कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा। परिभाषा क्या है? परिभाषा है भारतीय अर्थव्यवस्था विचारकों में कौटिल्य का नाम सबसे पहले लिया जाता है। किसमें? अर्थव्यवस्था के नाम में भारतीय अर्थव्यवस्था के विचारकों में सबसे पहले जो नाम लिया जाता है, किसका लिया जाता है? कौटिल्य का लिया जाता है। इसका दूसरा जो नाम है उसे क्या है? विष्णुगुप्त भी क्या है? इसे क्या दूसरा नाम क्या है इसका? विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और इतिहास में इन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चाणक्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं और इन्हें चाणक्य, इतिहास में इन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है। चाणक्य कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, अगर बात करें कौटिल्य की परिभाषा की बात करें कि अर्थशास्त्र की कौटिल्य के अनुसार परिभाषा क्या है, तो परिभाषा है मनुष्य की आजीविका और मनुष्य द्वारा उपयोग में ली जा रही भूमि, मनुष्य के उपयोग में ली जा रही भूमि दोनों का ही अर्थ के नाम से पुकारा जाता है। अर्थ का मतलब होता है संपत्ति। अर्थ का मतलब क्या होता है? संपत्ति होता है। ठीक है, इस अर्थ का मतलब क्या है? संपत्ति। तो कौटिल्य के अनुसार परिभाषा क्या है? मनुष्य की आजीविका और मनुष्य द्वारा प्रयोग में ली जा रही भूमि दोनों का ही अर्थ के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ऐसी भूमि को ग्रहण करने एवं सुरक्षा से जुड़े साधनों का विवेचना करने वाले शास्त्र को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। ये किसकी परिभाषा है? तो ये चाणक्य के अनुसार परिभाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आर्थिक नियमों एवं उनके प्रतिपादनों। आर्थिक नियमों एवं उनके प्रतिपादनों हेतु कौटिल्य ने अपने समय में जिन तर्कों और सिद्धांतों का उल्लेख किया है, उनके अधिकार सिद्धांत आज के आधुनिक युग में उतने ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। यानी जो उन्होंने उस टाइम लिखा था तर्क और सिद्धांत, वो आज के युग में भी क्या होते हैं? उपयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य ने धर्म, अर्थ और काम तीनों ही पुरुषार्थों को एक सा महत्व देते हुए समान माना है। कौटिल्य, आगे है कौटिल्य के अनुसार जो भी व्यक्ति इन तीनों का असंतुलन पैदा करता है, तो समझो वह दुखी रहने के कारण स्वयं बनता है। यानी कि वो क्या करता है? अगर धर्म, अर्थ और काम तीनों को महत्व नहीं देता है तो और उनमें असंतुलन पैदा करता है, तो वह अपने दुख का कारण स्वयं ही बनता है। ये किसने कहा है? ये कहा है चाणक्य ने। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। क्या है? संस्कृत का एक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र क्या है? पुस्तक का नाम है। कौटिल्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र, जो किसने लिखी थी? कौटिल्य या चाणक्य ने लिखी थी। और ये किसमें लिखी हुई है? संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है, जिसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीतिक जैसी विभिन्न विषयों पर वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में समसामयिकी राजनीति, अर्थशास्त्र, आर्थिक नीति, विधि, सामाजिक नीति, धर्म आदि पर पर्याप्त जोर दिया गया है। इस विषय पर जितने भी ग्रंथ अभी तक लिखे गए हैं, उनमें वास्तविक जीवन का उतना ही स्वाभाविकता से वर्णन नहीं किया गया जितना कि अर्थशास्त्र में किया गया है।
यानी अर्थशास्त्र में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जितना पर्याप्त स्वाभाविक वर्णन किया गया अर्थशास्त्र में, उतना किसी अन्य पुस्तक में नहीं किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के आर्थिक विचार, यानी कौटिल्य के आर्थिक विचार क्या क्या थे वो हम देखते हैं। कौटिल्य के आर्थिक विचारों की विवेचना निम्न प्रकार है, यानी इस प्रकार से क्या हमें क्या डालनी है, हेडिंग डालनी है, कौटिल्य के आर्थिक विचार, और नीचे लिखेंगे कौटिल्य के आर्थिक विचारों की विवेचना इस प्रकार की गई है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, पहली लिखेंगे व्रत। व्रत हेडिंग क्या लिखेंगे, व्रत। कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में व्रत शब्द, अर्थशास्त्र पुस्तक में व्रत शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ क्या है, राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। क्या है, राष्ट्रीय अर्थशास्त्र है। व्रत का मतलब क्या है, राष्ट्रीय अर्थशास्त्र है। कौटिल्य ने राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि, व्यापार एवं पशुपालन भी क्या किए हैं, सम्मिलित किए हैं। व्रत का अर्थ क्या है, पहले डालेंगे व्रत। व्रत को देखेंगे, व्रत का अर्थ है राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। और कौटिल्य ने राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि, व्यापार और पशुपालन भी क्या किए हैं, सम्मिलित किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे करारोपण की व्यवस्था। क्या, करारोपण की व्यवस्था। अगली हेडिंग क्या डालेंगे, करारोपण की व्यवस्था हेडिंग डालेंगे। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के व्यय को सुचारू रूप से चलाने के लिए करों की व्यवस्था आवश्यक है। कर की व्यवस्था क्या है, आवश्यक है। क्यों, क्योंकि राज्य को सुचारू रूप से चलाना है तो क्या करना है, हमें करों की व्यवस्था लानी पड़ेगी, जिसके कारण उन्हें बाहर जाने वाले उत्पादों पर आयात कर और चुंगी शुल्क की व्यवस्था की है। देश में उत्पादित वस्तुओं पर कर, पथकर, वनों के उपयोग पर भी करों का आदेश करना आवश्यक माना गया है। राज्यों द्वारा निश्चित किए गए आने वाले आय व्यय की सीमा के संबंध में कौटिल्य का मत था कि राज्य के द्वारा किए जाने वाले व्यय उसकी आय के अनुसार ही तय किया जाना चाहिए। ठीक है, अब अगली हेडिंग होगी श्रम कल्याण के संबंध में। अगली हम हेडिंग डालेंगे श्रम कल्याण के संबंध में। देखो, अगर हम लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं तो उसमें हेडिंग डालकर लिखना बहुत ही जरूरी है। अगर हम हेडिंग डाल के नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सही से बिल्कुल हेडिंग डाल के लिखना होगा। हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, अगर बिना हेडिंग डाले करेंगे तो नंबर अच्छे नहीं देगा, और हेडिंग डाल के हम बढ़िया साफ लेख में लिखेंगे तो नंबर हमें अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे श्रम कल्याण के संबंध में। देखो, श्रम कल्याण के संबंध में देखो, कौटिल्य का मत श्रम कल्याण के विषय में सकारात्मक था। कैसा था, सकारात्मक मत था। वे चाहते थे कि श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम जीवन निर्वाह सिद्धांत के अनुसार तय होनी चाहिए। मजदूरी के परिश्रमिक की दरें समय, स्थान और उनकी दशाओं का ध्यान रखकर तय की जानी चाहिए। ठीक है, अगली हेडिंग हम डालेंगे कृषि के संबंध में। क्या हेडिंग डालेंगे, कृषि के संबंध में। अगली हेडिंग है कौटिल्य के अनुसार राज्य के सभी व्यवसायों को 3 वर्गों में बांटा गया है। किसमें, कृषि में, पशुपालन में और वाणिज्य में। ठीक है, जिसमें कृषि को महत्वपूर्ण माना गया है। कृषि को क्या माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है, जिसके अंतर्गत कौटिल्य सुझाव दिया कि कृषि के विकास के लिए राजा को चाहिए कि वह बेकार भूमि पर किसानों को रहने की अनुमति दे, ताकि वह वहां रहते हुए बेकार भूमि का सदुपयोग कर सके। राजा उन्हें बीज तथा बैल आदि की सहायता भी दे। राजा के द्वारा कर्ज, समय समय पर करों में क्या देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए। सिंचाई के लिए तालाबों एवं कुओं का निर्माण करना चाहिए, बांधों का प्रबंध करना चाहिए आदि राजाओं के अधिकार क्षेत्र एवं कर्तव्य में शामिल होना चाहिए। यह किसके अनुसार है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार है। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालेंगे हम दास प्रथा के संबंध में। किसके, दास प्रथा के संबंध में अगली हेडिंग हम डालेंगे। ठीक है, 5वीं हेडिंग है हमारी दास प्रथा के संबंध में। यानी कौटिल्य दास प्रथा के कट्टर विरोधी थे। कैसे थे, कट्टर विरोधी थे। यानी दास प्रथा का क्या करते थे, विरोधी करते थे। उनका मानना था कि दास प्रथा मानवता के लिए विरुद्ध एवं अवैध है। उनका मानना क्या था कि दास प्रथा है वो मानवता के लिए विरुद्ध एवं अवैध है। अपनी पुस्तक में उन्होंने
कट्टर विरोध किया है। किसका? दास प्रथा का क्या किया? कट्टर विरोध किया है। उनका मानना था कि कोई व्यक्ति किसी को अपना दास बनाने के लिए विवश करता है तो ऐसी स्थिति में बाध्य करने वाले व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाए। कैसा दिया जाए? कठोर दंड दिया जाए। यानी जो कौटिल्य जो थे वो दास प्रथा के कट्टर विरोधी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है हमारी व्यापार व औद्योगिक नीति के संबंध में, है ना। व्यापार व औद्योगिक नीति के संबंध में देखेंगे। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, किसमें? अर्थशास्त्र में व्यापार औद्योगिक नीति की विवेचना राज्य की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए की है। इनका मानना था कि राज्य विकास सुदृढ़ के लिए राज्यों के कोष में पर्याप्त धन का होना आवश्यक है। यानी अगर राज्य का विकास करना है तो उसके राज्य कोष में पर्याप्त धन का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, उन्होंने व्यापारिक वस्तुओं पर कर लगाने का सुझाव दिया ताकि राज्यों के कोष में धन का पर्याप्त मात्रा पूर्ति हो सके। यानी उन्होंने क्या दिया? वस्तुओं पर कर लगाने का सुझाव दिया जिससे राजकोष में पर्याप्त धन की मात्रा बनी रहे। अगली हेडिंग है हमारी खानों या खदानों के संबंध में। खानों या खदानों के संबंध में, यानी खाने चूंकि राज्य का अधिकार क्षेत्र में आती है। किसमें? राज्य के अधिकार क्षेत्र में आती है। जैसे सोना तथा चांदी जैसे बहुमूल्य धातुएं खानों से ही मिलती हैं। कौटिल्य का मानना था कि बड़ी खदानों में लागत कम आती है अतः श्रेष्ठता की श्रेणी में आती हैं। राज्य की बड़ी खदानें या खानों को अधिक ध्यान रखना चाहिए। यानी राज्य को क्या करना चाहिए? बड़ी खदानों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगली हेडिंग है इनकी सामाजिक सुरक्षा। क्या है? सामाजिक सुरक्षा। कौटिल्य के अनुसार राज्य को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अनेक कार्य जैसे संकट के समय गरीबों की सहायता हेतु संस्थाओं की स्थापना, वृद्ध एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आश्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। बेरोजगार व्यक्तियों के लिए उचित रोजगार का प्रबंध करना अति आवश्यक है। गरीबों और कामगार लोगों को उनके श्रम के बदले उचित मजदूरी, कैसे? उचित मजदूरी दिलाना भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कौटिल्य के मत से यदि हम समझने का प्रयत्न करेंगे तो हम पाएंगे कि अर्थशास्त्र का राज्यशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। किससे? अर्थशास्त्र का राज्यशास्त्र से घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है, क्योंकि एक विशेष राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही आर्थिक गतिविधियों का संपादन तथा साधनों का सदुपयोग किया जा सकता है। ठीक है, यह हमने क्या देखा? यह था हमारे चाणक्य की अर्थशास्त्र के अनुसार हमारी अर्थशास्त्र की परिभाषा। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।